नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। भारतीय राजनीति में महिला आरक्षण का सवाल एक बार फिर केंद्र में है, लेकिन इस बार कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। लोकसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक को झटका लगने के बाद भी ये मुद्दा ना तो ठंडा पड़ा और ना ही अपनी दिशा खो रहा, बल्कि अब ये संसद के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर एक नई रणनीतिक बहस का रूप ले चुका है। सरकार के लिए ये सिर्फ एक विधायी प्रस्ताव नहीं, बल्कि आने वाले चुनावी गणित और प्रतिनिधित्व की संरचना को बदलने वाला बड़ा कदम है। यही वजह है कि असफलता के बावजूद विकल्प खुले हैं और चर्चा तेज हो चुकी है। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संवैधानिक संशोधन विधेयक भले ही पास नहीं हो सका, लेकिन इसे अंतिम हार नहीं माना जा रहा। सरकार के भीतर साफ संकेत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने का लक्ष्य अभी भी पूरी तरह जीवित है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब रास्ता ज्यादा जटिल, बहुस्तरीय और राजनीतिक सहमति पर निर्भर होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस मुद्दे को केवल एक विधायी कदम नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राजनीतिक और संरचनात्मक बदलाव के रूप में देख रही है। इसी वजह से अब अलग अलग विकल्पों पर गंभीर मंथन चल रहा है। पहला विकल्प परिसीमन के जरिए संसद का विस्तार। इस मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव लोकसभा की संरचना में किया जाएगा। विचार ये है कि देश में परिसीमन प्रक्रिया के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और उसी अनुपात में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इस विकल्प की सबसे बड़ी शर्त है संसद में 2/3 बहुमत। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। विपक्षी दल इस पूरे मॉडल का विरोध कर रहे हैं, खासकर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को लेकर विपक्ष का तर्क है कि इससे कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व असंतुलित हो सकता है, जबकि सरकार इसे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने का तरीका बता रही है। यदि ये मॉडल आगे बढ़ता है तो संसद की वर्तमान संरचना में बड़ा विस्तार होगा और महिला आरक्षण उसी नए ढांचे में लागू किया जाएगा। दूसरा विकल्प सीटों की संख्या स्थिर, सीमाएं नए सिरे से तय। इस विकल्प में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या को वर्तमान या लगभग समान स्तर पर रखा जाएगा, जैसे 543 या 550 के आसपास। लेकिन बड़ा बदलाव निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में किया जाएगा, यानी देश के अंदर संसदीय क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा ताकि जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाया जा सके। इस मॉडल की खासियत यह है कि इसमें संसद का आकार नहीं बदलता, जिससे राजनीतिक सहमति बनाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। सरकार के कुछ रणनीतिकार इसे सबसे व्यावहारिक रास्ता मानते हैं, क्योंकि इसमें संवैधानिक बदलाव सीमित दायरे में रहते हैं, जबकि विपक्ष के लिए इसे पूरी तरह खारिज करना भी मुश्किल हो सकता है। तीसरा विकल्प संविधान संशोधन कर आरक्षण को परिसीमन से अलग करना। यह सबसे निर्णायक और राजनीतिक रूप से सबसे अहम विकल्प माना जा रहा है। इसमें अनुच्छेद 334A में संशोधन कर यह व्यवस्था की जाएगी कि महिला आरक्षण को परिसीमन या जनगणना की प्रक्रिया से अनिवार्य रूप से न जोड़ा जाए। इसका सीधा मतलब होगा कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही 33% महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है, बिना संसद के आकार या परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर हुए। सरकार के लिए यह विकल्प इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रक्रिया को तेज कर सकता है और 2029 के चुनाव से पहले परिणाम देने की संभावना भी रखता है। हालांकि इसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति और मजबूत बहुमत की जरूरत होगी, जो आसान नहीं है। सरकार अब इस पूरे मुद्दे को केवल संसद तक सीमित नहीं रख रही, राजनीतिक स्तर पर विपक्ष पर दबाव बढ़ाने की रणनीति भी अपनाई जा रही है। आने वाले राज्यों के चुनावों, खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इस मुद्दे को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाए रखने की योजना है। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि महिला आरक्षण केवल विधायी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एजेंडा है। निष्कर्ष ये है कि विधेयक गिरा है, लेकिन रणनीति अभी जीवित है और ये लड़ाई अब संसद से ज्यादा राजनीतिक गणित और संवैधानिक इंजीनियरिंग के स्तर पर लड़ी जाएगी। जी हाँ, महिला आरक्षण का विधेयक भले ही इस बार संसद में मंजूरी नहीं पा सका हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि यह मुद्दा अब खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। सरकार के सामने अब चुनौती केवल कानून बनाने की नहीं, बल्कि राजनीतिक सहमति और संवैधानिक संतुलन साधने की भी है। तीनों विकल्प, परिसीमन के जरिए संसद का विस्तार, सीमाओं का पुनर्निर्धारण या फिर अनुच्छेद 334A में संशोधन कर आरक्षण को परिसीमन से अलग करना, अभी विचाराधीन है। इनमें से किसी भी रास्ते का चुनाव केवल तकनीकी निर्णय नहीं होगा, बल्कि ये देश की राजनीतिक दिशा और भविष्य की प्रतिनिधित्व व्यवस्था को भी तय करेगा। आने वाले वर्षों में जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया इस पूरे समीकरण की असली आधारशिला साबित होगी। अगर समय पर सब कुछ आगे बढ़ता है तो 2029 का लोकसभा चुनाव महिला प्रतिनिधित्व के लिहाज से एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।